हेलो बच्चों, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरे में हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के लिए, कॉम्पिटिशन में भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक। आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पहले हमने पढ़ा था आरएलबीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसे हम 3 पॉइंट याद किए थे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा सॉल्यूशन का, मतलब प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा प्योर सॉल्यूशन से। फिर हमने पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर हमने सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। ठीक। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जब हम सॉल्यूट डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। जैसे ये देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने प्योर वाटर लिया है किसी ग्लास में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने वाटर के साथ शुगर भी ले लिया, चीनी डाल दिया उसी पानी में, तो वो फ्रीज होगा -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूट डालने के कारण। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं क्या, कि भैया प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा सॉल्यूशन से। यही बात हमने वहाँ भी पढ़ा था वेपर प्रेशर के लिए, कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा सॉल्यूशन से। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने उल्टा पढ़ा था कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सॉल्यूशन से, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का कम होगा। यही बात हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, ऑन एडिंग सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। ठीक। इसका मतलब ये देखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यही बातें हमने लिखा था। फ्रीजिंग पॉइंट चाहे वेपर प्रेशर की बात करिए, फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो ये प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये कम कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने बताया था जब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब चेंज निकालते हैं तो ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। इसमें ज़्यादा कौन हुआ? देखिए, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हमने माना है टीएफ नॉट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हमने माना है टीएफ। ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो ज़्यादा में से अगर हम कम घटा देंगे, जो कुछ आएगा उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टीएफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, अगर हम इसको इधर ले आएँ, तो इधर ले आएँ, तो डेल्टा टीएफ बराबर होगा टीएफ बराबर होगा, मतलब टीएफ को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। ठीक? टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। बाबू टीएफ नॉट क्या होता है? टीएफ नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम प्योर सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही लेते हैं। ठीक? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें माइनस डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता है और हमको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, 0 में से अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब जो साइन जो साइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होगा, उसका जस्ट अपोजिट साइन होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। ये तो बेसिक बातें थी। या तो मैं यही बात बता रहा था कि अगर 0 में से डेल्टा टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को घटा देंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम ये बता रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, तो 0 में से डेल्टा टीएफ घटा दीजिए। डेल्टा टीएफ क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों का साइन डिफरेंट होगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव आया तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक। ये देखिए, अगर मान लो डेल्टा टीएफ की वैल्यू पॉजिटिव आई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा नेगेटिव। ये देखिए लिखा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0 माइनस डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ हमेशा 0 में से घटाया जाता है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, अभी तो हमने ये पढ़ा था डेल्टा टीएफ बराबर, हाईलाइट कर दे रहा हूँ,
डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ को बोले थे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, ज़्यादा में से हमने कम घटाया। अब देखिए जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो डेल्टा टी एफ डिपेंड किया मोलैलिटी पे। ठीक, अब हम अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हमने बोला के एफ। के एफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये के एफ ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए अलग के एफ की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने ये पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी मोलैलिटी डिपेंड किया था। जब वहां पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे तो हमको मिला था के बी। के बी को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, या इसी को बोलते थे इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पे के बी वैल्यू याद करिए 0.512 सेल्सियस के जी पर मोल, 0.512 केल्विन के जी पर मोल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आइए यही लिखा हूँ, वैल्यू आप के एफ या के बी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे के बी भी लिख रहा हूँ, के एफ या के बी, ये डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे के एफ ऑफ वाटर दिया गया है 1.86 सेल्सियस के जी पर मोल, या इसी को लिख सकते हैं 1.86 केल्विन के जी पर मोल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, हम यूनिट निकालने जा रहे हैं, के एफ की यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डेल्टा टी ए बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी हमने पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ से के एफ की वैल्यू क्या होगी, के बराबर होगा डेल्टा टी एफ अपॉन मोलैलिटी के। ठीक, मोलैलिटी हमने पढ़ा है, मोलैलिटी बराबर ऐसे लिख दे रहा हूँ, मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, इसी को मोलैलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोल्स, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये जाएगा ऊपर तो बन जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू वेट इन के जी यहाँ पर मोल। अब देखिए डेल्टा टी टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस में, चाहे सेल्सियस इसके लिए लिखिए या तो केल्विन लिखिए। डेल्टा टी सेल्सियस के लिए केल्विन के लिए बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे वेट को केजी में, यहाँ पर मोल। अगर इसको लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक सेल्सियस केजी पर मोल, या इसी को लिख दिए केल्विन केजी पर मोल। ठीक, ये देखिए इसकी यूनिट को हमने लिखा है केल्विन केजी पर मोल या सेल्सियस केजी पर मोल। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, अब हम डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। डिफिनीशन ऑफ के एफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का। ठीक, अभी हम यहाँ से कुछ बातें करेंगे। आइए मान लीजिए हमने जो प्योर सॉल्वेंट लिया था 1 kg प्योर सॉल्वेंट। ठीक, 1 kg प्योर सॉल्वेंट लिया। अब 1 kg प्योर सॉल्वेंट में हमने 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया। अभी आपने बोला था कि सॉल्यूट डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो 1 मोल सॉल्यूट डालने पे, 1 मोल सॉल्यूट डालने पे जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, 1 मोल सॉल्यूट डालने पे जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यही लिख रहा हूँ कि अगर मोलैलिटी मान लीजिए यहाँ से मोलैलिटी 1 होगी, मोलैलिटी 1 कब हो सकती है, जब हमने मोलैलिटी मोल अपॉन डब्ल्यू के जी वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे 1 मोल सॉल्यूट ले लें और यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट, वही तो लिखा हूँ 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, तभी तो मोलैलिटी 1 होगी। तो इसी 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालने पे टेम्परेचर में कमी कितनी होती है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। लिखा हूँ द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट when 1 mole non-electrolyte solute dissolve in 1 kg of that solvent known as molar depression constant। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
नोन एज। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि अभी हमने पढ़ा डेल्टा टी ए बराबर के एफ, डेल्टा टी ए बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी के। ठीक, अब अगर हम इसको मोलैलिटी को ओपन करें तो डेल्टा टी एफ बराबर मोलैलिटी अभी हमने पढ़ा है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो मोलैलिटी होता है। तो अगर हम यहाँ से मोलैलिटी को ओपन करें, सॉरी मोलैलिटी, अगर मोलैलिटी को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए डेल्टा टी एफ डिपेंड कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने बताया था जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, तो डेल्टा टी एफ भी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब डेल्टा टी एफ क्या होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने लिखा हूँ। सीवी मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल। ये बात हमने पहले लेक्चर में कर लिया, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पहले लेक्चर में। ठीक, अब आइए डेल्टा टी एफ, ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड किया। तो ये डेल्टा टी एफ ही भी क्या होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आई। अब आइए अब इसी को हम ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे मोलैलिटी की जगह हमने लिख दिया मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए फिर से मोल को हम फिर से ओपन करेंगे, मोल बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट मॉलिक्यूलर वेट, ये तो होता है। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट हमेशा ग्राम में होगा, तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ सॉल्यूट के बारे में बात किया गया था, सॉल्यूट के बारे में लिखेंगे तो मोल्स। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है मोल की जगह वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट को केजी में रखा। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमने ग्राम में लिख दिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक, ये फार्मूला आप लिख के ड्राइव कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या बोला गया, डब्ल्यू को बोला गया वेट ऑफ सॉल्यूट। हमने बताया था कि ए को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, बी को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक, डब्ल्यू बी को वेट ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे, एम बी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू ए को बोलेंगे, डब्ल्यू ए लिख दे रहा हूँ, डब्ल्यू ए को बोलेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए अब आपने पढ़ा ही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ से, अगर यहीं से पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या लिख दिया हुई है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अगर पूछेगा यहाँ पे तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, यही तो फार्मूला बन जाएगा ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भैया, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो एम बी बराबर क्या होगा, के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डेल्टा टी एफ, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा यहाँ भी डब्ल्यू ये लिख दो। ठीक, अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस फार्मूले में कोई दिक्कत आ रही है आपको, फार्मूले में बकवास बातें हैं, लेकिन इस पे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये तो हाईलाइट कर दूं, दिस दिस, ये लीजिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसमें क्या बोला गया था, कहाँ गया, इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ तो समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, आइए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट तब देखते हैं जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तभी हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, इक्विलिब्रियम की पर। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड
फेज और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज दोनों बराबर हो जाएंगे। जिस टेम्परेचर पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, समझ में आया कि जब सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए वही लिखा हूँ कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, आइए ग्राफ के बारे में बात करते हैं। दिस वेपर प्रेशर, दिस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे। ये देखिए ये सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये प्योर सॉल्वेंट का। हमने पढ़ा था प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। दिस इज द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। हमने कहा था कि जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज और सॉलिड फेज बराबर हो जाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो होगा ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इस टेम्परेचर को नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टी इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया इतना? और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी एफ, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये ग्राफ आप कर ले जाएंगे, आसान है। ठीक, डेल्टा टी एफ साइड टी एफ नॉट को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोलते हैं, टी एफ को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद होना चाहिए आपको कि जहाँ पे हमेशा बर्फ गिरते रहते हैं वहाँ पे हम लोग कार के रेडिएटर में डालते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको बोला जाता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक, ये रेडिएटर में जो वाटर होता है उसको जमने नहीं देता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक, और यहाँ पे NaCl जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ता रहता है तो सड़क पे बर्फ बिछी होती है पूरी, हम बर्फ को हटाने के लिए क्या करते हैं NaCl सॉल्यूट डाल देंगे। सॉल्यूट डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सड़क से बर्फ हट जाएगी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आइए अभी देखिए हमने वहाँ KF निकाला था, सॉरी अभी हम लोग पढ़े थे ये डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी। ठीक, अब देखिए यहाँ से KF हम कैसे निकाल सकते हैं। KF का फार्मूला तो ये भी था कि यहाँ से हम लिख सकते थे डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी। यहाँ से डेल्टा TF अपान मोलैलिटी, अगर मोलैलिटी गिवन थी ये, अगर मान लीजिए जो आपने फार्मूला लिखा यहाँ से आप KF निकाल सकते हैं। अगर मान लो KF गिवन ही ना हो, KF निकालने का एक और फार्मूला है ये वाला। ठीक, KF मतलब इसको बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट K बराबर होगा R, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये TF नॉट स्क्वायर मतलब टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, Ma मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, 100 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे होगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से KF की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अभी हमने पढ़ा KF को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, Ma होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये डेल्टा H फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, LF को क्या बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ तक आप निकाल सकते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन
आइए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में। अभी इसके बाद पढ़ेंगे हम ऑस्मोसिस क्या होता है, फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हम लोग डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा जान लें। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का डिफ्यूजन होता है हमेशा हाई लो कंसंट्रेशन, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए परफ्यूम की बॉटल में, परफ्यूम ये बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी बॉटल में ऐसे परफ्यूम भरा है, ठीक, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, बाहर कंसंट्रेशन कम होगा, तो जैसे परफ्यूम की बॉटल खोलेंगे परफ्यूम बाहर निकल जाएगा। तो सॉरी, डिफ्यूजन क्या होता है? हमें डिफ्यूजन में तीनों चीज़ें आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, ठीक, तो डिफ्यूजन बोलते हैं। ये लिखा हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस का मूवमेंट होता है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, दिस आर नोन एज डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस, आइए अच्छे समझाता हूँ। ऑस्मोसिस बड़ा मजा आएगा ऑस्मोसिस में, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ऑस्मोसिस में हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की, ठीक, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे। ये देखिएगा, अभी हम लिए हैं यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहता है भैया कि मैं सॉल्यूट को पास नहीं होने दूंगा, सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्यूट को जाने नहीं देता है। इतनी बात समझ में आई? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा, सॉल्वेंट को पास होने देगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ तो समझाने ढेर सारे तरीके हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे। देखिए, हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया जिसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इधर वाटर में हमने सॉल्यूट डाले हैं, इधर भी वाटर है, ठीक, सॉल्वेंट, इसमें हमने डाला है सॉल्यूट, ये मान लो थोड़े से सॉल्यूट है, तो इसमें जो रेड रेड बना है ये है सॉल्यूट, यहाँ पे जो रेड बना है ये है सॉल्यूट, और ये जो ग्रीन ग्रीन वाले थे ये है सॉल्वेंट भरे हुए हैं, सॉरी दिस इज द, अरे यार, सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। वन स्टोरी, स्टोरी ये है कि अब देखिए यहाँ पे कि सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन कह रहा था भैया हम सॉल्वेंट को पास होने देंगे, सॉल्यूट को पास नहीं होने देंगे, ठीक। तो एक बात याद रखिएगा कि सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन से सॉल्यूट पास हो नहीं होगा, सॉल्वेंट पास होगा। अब यहाँ पे कुछ कहानियाँ, कहानी ये है कि इसमें देखिएगा, ये है सॉल्यूट पार्टिकल, सॉरी ये है सॉल्यूट पार्टिकल, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कम है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं, ठीक। मान लीजिए कोई कमरा है, यहाँ समझाता हूँ, मान लीजिए कोई कमरा है, अब कमरे में किसी बच्चे को हम घूमने के लिए बोल दें, वो दौड़ सकता है, पूरा आराम से दौड़ सकता है, बहुत ज़्यादा भाग सकेगा। लेकिन अगर उसी में हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेयर रख दें, और यहाँ पे हमने रखा है एक ही चेयर, तो यहाँ पे चेयर रख दिया, बीच में चेयर रख दिया, तो बच्चा इसमें तो भाग लेगा बहुत तेज़ी से, इसमें तेज़ी से नहीं भाग पाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सॉल्वेंट के मूवमेंट की। यहाँ पे देखिए सॉल्यूट रुकावट की तरह बिहेव कर रहा है, सॉल्यूट रोकेगा सॉल्वेंट को, अगर सॉल्वेंट को आप इसे घुमा दीजिए तो यहाँ पे सॉल्यूट रोकेगा, यहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट है तो यहाँ वाटर आसानी से भाग नहीं पाएगा, ठीक। तो हम ये बात बोल सकते हैं, ऐसे बोला जाता है उसका मूवमेंट जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, पोटेंशियल का मतलब भागने की क्षमता। तो यहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम है, यहाँ पे ए वाले में सॉल्यूट बहुत कम है, जहाँ सॉल्यूट बहुत कम होगा इसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होगा इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो मैं लिख दूँ कि C2 इज मोर कंसंट्रेटेड देन C1, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्यूट कम है, C1 में सॉल्यूट कम है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर आसानी से दौड़ पाएगा खूब ज़्यादा तेज, तो हम बोल सकते हैं C1 में वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, C2 में वाटर का पोटेंशियल कम होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मैंने बात लिखी है कि भैया सॉल्वेंट पोटेंशियल जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, सॉल्वेंट का पोटेंशियल उतना कम होगा। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख दूँ कि हाई
हाई वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे लिख दूँ लो वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट जितने ज़्यादा होंगे उसका वाटर पोटेंशियल उतना कम होगा। यहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम है तो इसका वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। आपने पढ़ा है कि हमेशा जो सॉल्वेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से हमेशा लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट ऐसे होगा, ये देखिए सॉल्वेंट ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो C1 को हम लिख देंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड, और इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी को लिख सकते हैं जब सॉल्यूट कम होगा, डाइल्यूटेड को बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि भैया जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, ठीक। यहाँ लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, ठीक। या डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, या हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ हो रहा है, या हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। ये चारों बातें आपको फील हुई। ये कह रहा हूँ कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अभी आपने पढ़ा था C2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, यहाँ पे सॉल्यूट क्या था ज़्यादा, यहाँ पे सॉल्यूट कम था। हाई हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया? ऑस्मोसिस क्या हुआ? सॉल्वेंट का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए कुछ सॉल्वेंट इधर भी मूव करेंगे, मैं बहुत छोटा बनाया हूँ, कुछ मूव करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बात अच्छी सी लिखी है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक। ऑस्मोसिस में हम क्या देखते हैं? ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। दूसरी बातें समझ में आ गई। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऑस्मोसिस की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर की बात करेंगे, अकर इन बोथ साइड विद अनइक्वल रेट। मतलब मान लो इधर बहुत ज़्यादा जा रहा होगा तो इधर बहुत थोड़ा-थोड़ा कम जा रहा होगा, ठीक। यही जो बता रहा हूँ देखिए यहाँ पे रेट हमने यहाँ पे छोटी सी ये बनाई है एरो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसका रेट ज़्यादा होगा, इसका रेट कम होगा, अनइक्वल रेट, ठीक। मान लो 100 मॉलिक्यूल इधर जा रहे होंगे तो 1-2 इधर भी आएंगे, लेकिन नेट मूवमेंट हमेशा किधर होगा? इधर डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ, हाइपो से हाइपर की तरफ, ठीक। लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। इतनी बात फील हो पा रही है? यही ये है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अगर पूछेगा कि जब ऑस्मोसिस होती है तो मूवमेंट तो दोनों तरफ होता है अनइक्वल रेट से, लेकिन अगर नेट मूवमेंट की बात करेगा तो हमेशा होगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब ऑस्मोसिस के लिए जो हमने बोल लिया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये देखिए ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने लगता है, ठीक। एक सेकंड, अब देखिए अभी हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, ठीक। जो नेचुरल होता है उसको हम नेचुरल में हम देखते हैं, एक को बोलते हैं एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन में स्किन आ जाएगा या तो एग मेम्ब्रेन आएगा। दूसरा होगा प्लांट में सेल मेम्ब्रेन आता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तीसरा होगा पार्चमेंट पेपर, ये भी सेलुलोज का बना होता है, ठीक। तो नेचुरल में 3 आ गए, एनिमल, प्लांट और पार्चमेंट पेपर, ठीक। सिंथेटिक में देखिए, सिंथेटिक में आता है एक, इसका नाम है सेलुलोज एसीटेट। दूसरा होगा कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका फार्मूला है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तीसरा होगा सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आइए ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गई।
ऑस्मोसिस हम पढ़े जा रहे हैं कि ऑस्मोटिक, ठीक है, 1 2 3 समझ में आया होगा, 1 2 3 ये भी समझ में आ गया होगा। हम पढ़े जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर के बारे में। ये देखिए, अभी हमने देखा है, आगे पढ़ा, ऊपर पढ़ा है कि भैया यहाँ पे चाहे इसको प्योर सॉल्वेंट मान लो, इसको या इसको प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए, इसको सॉल्यूशन मान लीजिए, चाहे डाइल्यूट से कंसंट्रेशन जो भी कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन अब वाटर का मूवमेंट होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ का वाटर पोटेंशियल बहुत कम होगा। यहाँ पे लिख दूँ हाई वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे लिख दूँ लो वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होगा भागने की क्षमता, ठीक, भाग तभी सकता है, भाग तभी सकता है जब सॉल्यूट कम होंगे और तभी वाटर भाग पाएगा। तो यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल क्योंकि सॉल्यूट बहुत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक, इसको प्योर सॉल्वेंट, इसको हमने सोल्यूशन माना था, ठीक। अब देखिए हम कह रहे हैं कि जो ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट हुआ प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, ठीक, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। अब ऑस्मोसिस में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, मतलब वाटर इधर आ रहा होगा। हमारा मन किया भैया कि हम इस पे एक पिस्टन लगा दिए जिसपे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाने लगे, इसको हमने प्रेस किया सॉल्यूशन के साइड में, हम प्रेस करते 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 रहे, तो जो मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ऐसे मूवमेंट हो रहा था वाटर का, हमने क्या किया, इसको प्रेस करते करते पिस्टन को प्रेस करते रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मूवमेंट इधर हो रहा था ये मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा था प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वो स्टॉप हो जाएगा। अब सुनिएगा, वो एक्सटर्नल प्रेशर जिस पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए उसी प्रेशर को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। अगर इस पे हम प्रेशर लगाते रहेंगे तो पानी इधर आना कम हो जाएगा, एक टाइम आएगा स्टॉप हो जाएगा, तो प्रेशर पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे, उसी प्रेशर को नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जिस पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, ठीक। हाँ तो समझ में आया, यही लिखा हूँ कि द extra pressure on solution side that stop the osmosis, that pressure is called osmotic pressure। इतनी बातें समझ में आ गई, मजा आया। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो लिख रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पाई, जो पाई है वो डिपेंड कर रहा है मोलैरिटी पे। अभी हमने एक बात पढ़ा था, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसी बात, जो हमने डेल्टा टी भी पढ़ा था या जो डेल्टा टी एफ पढ़ा था, ये दोनों मोलैरिटी पे डिपेंड किए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलैरिटी पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, फिर देखा गया कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक। जब हमने इसका फार्मूला लिखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एंड टेम्परेचर, अब इस जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हमने नाम दिया सोल्यूशन कांस्टेंट, ठीक, सोल्यूशन कांस्टेंट, समझ में आया। देखा गया कि इस सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आई, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे पाई बराबर, अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आर आएगा, ठीक, तो हमने लिख दिया पाई बराबर एम आर टी, एम मतलब मोलरिटी, आर मतलब वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट, सोल्यूशन कांस्टेंट को ही हमने क्या बोला, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। और टी टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे, इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एम क्या है, एम है मोलरिटी, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एच को सोल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे, टेम्परेचर हमारा केल्विन में रखेंगे, पाई को बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आर की वैल्यू तो आपको याद है, आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितना, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए एक बात और बताता हूँ, देखिए
ये वहीं से तो आया जो आपने पढ़ा था कभी, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर ये देखिए पीवी बराबर एन आर टी। ठीक, तुमने पी को लिख दिया, प्रेशर को पाई लिख दिया, पाई बराबर एन बाई वी आर टी के। ठीक, इसी को हमने बोला था मोलैरिटी, तो पाई बराबर मोलैरिटी आर टी। मोलैरिटी यहाँ पे आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट, यहाँ पे पाई होगा, ठीक बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ओ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मोलैरिटी को हम ओपन करेंगे, पाई बराबर मोलैरिटी को मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, यहाँ पे आया आर टी, और हम ओपन करते हैं, इसको लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे आर टी लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू आर टी अपॉन पाई। ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सॉल्यूट का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, दो सोल्यूशन होंगे उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम होगा, ऐसे सोल्यूशन को हम नाम देते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, अब देखिए मान लीजिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन था, इसका पाई टू, तो यहाँ से आर टी कट्टी कुट्टा हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम वन और एम टू। तो पाई वन बराबर पाई टू, इसी को बोलते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी बराबर ओपी। ठीक, अब यहाँ पाई अब किसके बराबर आएगा, मोलैरिटी के, ये मोलैरिटी, एम वन बराबर एम टू, या एन वन बी वन बराबर एन टू बी टू, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन लीटर। ये भी हो गया, दिस इज अ कंडीशन ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर मान लीजिए कभी कभी आपको ये सब चीजें दी होती हैं, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन दिया होगा परसेंटेज बाई वेट, सॉरी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, यहाँ वॉल्यूम हमेशा 100 ml होगा। ठीक, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा 100 ml होगा। ठीक, या वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन, तो यहाँ वॉल्यूम 100 ml, इधर भी वॉल्यूम, मान लीजिए ये लिखा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यहाँ भी लिखा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम सेम, यहाँ भी वॉल्यूम सेम, यहाँ भी वॉल्यूम कितना होगा 100 ml, और यहाँ भी वॉल्यूम होगा 100 ml। अब देखिए तो वॉल्यूम सेम हो गया। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मोल, अब ये एन वन बराबर एन टू, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए डायरेक्ट यही नहीं लिख सकते हैं, एन वन बराबर एन टू के। ठीक, और एन वन बराबर अभी आपने पढ़ा है वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये तो अभी हमने लिखा है आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, आइए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दे रहा हूँ कि 0.91% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, ये आइसोटोनिक होता है ब्लड के। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हाईलाइट, 0.91% वेट बाई वॉल्यूम इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन आरबीसी या ह्यूमन ब्लड। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट, हमने ये बात बोला कि मान लीजिए कोई प्लांट सेल है,
कोई प्लांट सेल ले लिया, कोई भी सेल ले लिया, ठीक, इसको हम रख दें ऐसे सॉल्यूशन में कि इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हुआ तो सेल कैसे बिहेव करेगा, हाइपोटोनिक की तरह। ये हाइपोटोनिक की तरह कौन बिहेव करेगा, सेल, ठीक। अब देखिए, तो हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होगा, हाइपो से हाइपर की तरफ, तो ये हाइपो होगा सेल, और ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपर, तो हमेशा वाटर का मूवमेंट हाइपो से हाइपर, मतलब सेल से सॉल्वेंट निकल जाएगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्सऑस्मोसिस, ठीक, एक्सऑस्मोसिस होगा, बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं सेल श्रिंक कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बात कि अगर सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, हाइपोटोनिक, तो सेल कैसे बिहेव करेगा, हाइपर की तरह, ठीक। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होता है, हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस, ठीक। सॉरी सॉरी, यहाँ समझ में आया, यहाँ समझ में आया, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, सेल अप, और यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो नो ऑस्मोसिस होगी, सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। यहाँ तो समझ में आया। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो अभी आप समझ रहे थे कि भैया यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते लगाते हमने इतना प्रेशर लगाया कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, उस प्रेशर पे जिसमें ऑस्मोसिस रुक जाए उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कह रहे हैं कि हमारा अभी मन नहीं मान रहा है, हमने प्रेशर और लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। अब जो सॉल्वेंट का मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था, ऑस्मोसिस जब ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो रुक गया था, अब हमने अगर और लगाया तो सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगा, ठीक। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दें तो क्या होने लगेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आप ये जानते हैं ना, आरओ क्या काम होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, सैलाइन वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया क्या कह रहा हूँ, कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दें, सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सैलाइन वाटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो बताइए। उसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, हम करेंगे क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हमने कुछ बोला है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हमने कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के बराबर होंगे, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे, तो ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे दोनों को रखा जाता है, एक ही में टेम्परेचर भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, मोलरिटी पहले का, मोलरिटी दूसरे का बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको मैं समझा चुका हूँ। ये वाला आपको समझ में आया, क्या कहना चाह रहे थे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। हम जा रहे हैं क्वेश्चन करने, देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ओके, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, उन्होंने कहा व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोल एल टी के, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोल एल टी, पहला ऑप्शन, ठीक। ये तो आसान था। दूसरा देखते हैं, द कांस्टेंट के एफ, यहाँ पे के एफ लिखना था, के एफ इज नोन एज, तो के एफ को क्या बोलते हैं, के एफ को बोला था मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। बी पार्ट, ठीक, तभी ऑप्शन होगा। फिर का व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट,
भैया चाहे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की बात करिए, चाहे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करिए, दोनों की यूनिट क्या होती है? केल्विन, केजी पर मोल, ठीक, या सेल्सियस केजी पर मोल, ठीक। तो केल्विन केजी पर मोल पहला ऑप्शन, ठीक। आइए, उन्होंने लिखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हमने आपको बताया था वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये कभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर यही चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। समझ में आया? डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन्होंने लिखा इफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, आप एक को सोल्यूशन इज कितना दिया है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी है? 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मैंने कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज, अभी मैंने बताया था जब फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? 0 माइनस डेल्टा टी एफ, ठीक। तो आएगा 0 माइनस 1.5, आएगा माइनस का 1.5, ठीक। बी ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने लिखा डेल्टा टी एफ आप आर यूरिया सोल्यूशन इतना है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है डेल्टा टी एफ 3.72। इन्होंने लिखा है फाइंड इट्स मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछा हुआ है और के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा? के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर क्या होगा? डेल्टा टी एफ अपान के एफ, यहाँ पे आया 3.72 अपान 1.86, तो काटेंगे आएगा 2 मोलल। आसान। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन, एक सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन ए और एक सोल्यूशन बी है। सॉल्यूशन बी, इन्होंने लिखा है इसमें 1 मोलल सुक्रोज और इसमें क्या लिखा? 2 मोलल सुक्रोज, 2 मोलल 2 मोलल सुक्रोज, विच सोल्यूशन विल शो ग्रेटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने कहा था नंबर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल किस में जाते हैं? इसी में। ये मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी आपने पढ़ा था एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक। या मोलल को आप क्या पढ़ते हैं? 1 मोलल का मतलब क्या होता है? 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पे 2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 2 kg सॉल्वेंट, तो यहाँ मोल बढ़ रहे हैं तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा बी का, ए का कम होगा, ठीक। एनी प्रॉब्लम? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने लिखा है सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, अच्छा, पर डेसीमीटर क्यूब इज आइसोटोनिक विद इतना सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक इन्होंने यूरिया दिया है और एक इन्होंने दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। यूरिया इन्होंने दिया है, वेट दिया है 10 ग्राम, एक मॉलिक्यूलर वेट दिया है 60 ग्राम ग्राम, और पर डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, तो वॉल्यूम दे लिख दूं 1 लीटर या 1000 ml नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अच्छा, ये लिखा है 5% वेट बाई वॉल्यूम। 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा इसमें? 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 100 ml, ठीक। ये क्या है? ये देखिए लिखा है
आइसोटोनिक, आइसोटोनिक लिखा है, इसका मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे मतलब पाई बराबर होगा, पाई मतलब पाई 1 पाई 2, मतलब M1 M2 बराबर मोलरिटी पहले का, मोलरिटी दूसरे के बराबर होगा। इसकी मोलरिटी बराबर करते हैं। ये M1 बराबर M2 के, ठीक। यहाँ मैं लिख दूं मोल्स अपान वॉल्यूम, अगर ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मोल्स अपन वॉल्यूम अगर यहाँ ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इसको ओपन करते हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, अगर हम ml में ले लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे वॉल्यूम अगर ml में ले लिए तो 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका वेट कितना दिया है 10 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया 60, ठीक। यहाँ 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है 1000 ml, यहाँ पे वेट दिया गया है 5 ग्राम, यहाँ 1000 मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमने इसको काट दिया, यहाँ से इसको कटा, यहाँ से ये बचेगा 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/6 बराबर 50 अपान मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 50 इंटू 6 बराबर 30, 300 आएगा, 300 ग्राम पर मोल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इन्होंने एक बात पूछी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। हमने बताया था वेपर प्रेशर की बात कर लीजिए चाहे फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लीजिए, ये हमेशा प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक। ये बातें मैंने शुरुआत में बताई हैं। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन is greater than boiling point of pure solvent. Please ignore my handwriting, ठीक। तो इन्होंने बोला है कि रिगार्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑप्शन बी, ठीक ठीक ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ लिखा है, आप ट्राई कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। के एफ दिया है कितना 1.86 केल्विन केजी पर मोल, वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, मतलब डेल्टा टी एफ पूछा है, डिफिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलैलिटी दिया है 0.1 मोलर, ठीक। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू 0.1, ये कितना आएगा 0.186 केल्विन, 0.86 केल्विन, बी ऑप्शन। बकवास क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कुछ लिखा है, एक सोल्यूशन यूरिया का है, अच्छा, और इसका फ्री यूरिया सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है इतने में, मतलब ये लिखा है टी एफ की वैल्यू इतनी दी है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द के एफ ऑफ वाटर इतना दिया है, मोलैलिटी पूछा है, ओके। टी एफ दिया है कितना माइनस का 0.186 डिग्री सेल्सियस, हमको के एफ की वैल्यू दी है कितनी 1.86, मोलैलिटी पूछा है, मोलैलिटी पूछा है, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है के एफ इंटू मोलैलिटी के, मोलैलिटी बराबर क्या होगा डेल्टा टी एफ अपान के एफ, इसका मतलब हम पहले डेल्टा टी एफ निकाल लें, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा 0 टी एफ नॉट माइनस टी एफ के,
इसकी वैल्यू होती 0, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, माइनस, और ये फिर से माइनस है, तो 0.186 ये आ जाएगा प्लस में, तो लिख दो 0.186, ठीक, आएगा प्लस में। अब हमको क्या करना है, निकालनी है वही मोलैलिटी ना, तो मोलैलिटी बराबर होगा डेल्टा टी एफ अपान के एफ, ये आएगा 0.186 अपान एफ की वैल्यू कितनी दी है 1.86, ये आएगा 1/10, 0.1 मोलर, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन लिखा है 10 ग्राम ईच, मतलब सभी का वेट है 10 ग्राम, ग्लूकोज ले लिए, यूरिया ले लीजिए, सुक्रोज ले लीजिए, तो हमने ग्लूकोज लिया, यूरिया लिया, सुक्रोज लिया, ग्लूकोज का जो वेट दिया गया है सबका 10 ग्राम, ठीक, सबका वेट 10 ग्राम दिया है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वेट सबका है 10 ग्राम। इसके बाद इन्होंने लिखा सभी डिजार में है 250 ml में, तो वॉल्यूम भी कितना होगा 250 ml, ठीक। अच्छा, इनका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये तो मैंने आपको बताया था, 180 होगा, यूरिया का 60 होता है, इसका होता है 342, दिस मॉलिक्यूलर वेट। इन्होंने पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, आई बराबर यहाँ पे एम आर टी होता है मोलैरिटी इंटू आर टी, तो मोलैरिटी को हम लिख दें, ये मोल्स, मोलैरिटी होता है मोल्स अपान वॉल्यूम इन लीटर, ठीक, इसको ऐसे लिख रहे हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम एमएल में ले लिए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू आर टी। अब एक बात देखिए, इन सब के लिए तो वेट सबका सबका सेम है, ये भी सेम आ गया, ठीक, वेट सेम, ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी सेम हुआ, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हुआ इस क्वेश्चन में, जिसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। अच्छा, इसको इन्होंने ग्लूकोज को इन्होंने माना था P1, यूरिया को इन्होंने माना था P2, इसको माना था P3, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, ठीक, तो सबसे कम P3 होगा, P3 सबसे कम, सबसे ज़्यादा कौन होगा P2, सबसे ज़्यादा है, देन P1, तो P2, P1, P3, यहाँ तक कोई दिक्कत, है कोई दिक्कत, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें वही इन्होंने कुछ बोला है कि जैसे पाई बराबर एम आर टी होता है, तो यहाँ से पाई को पाई रहने देते हैं, मोलरिटी को लिख सकते हैं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो ये सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के लिए हम लिख दें, सॉल्यूट के लिए हम लिखते हैं 2 लिखते हैं ना सॉल्यूट के लिए, तो हम मान लो इसको हमने लिख दिया W2 अपान M2, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम लीटर में इंटू आर टी। अगर यहाँ से हमको निकालना मॉलिक्यूलर वेट M2 निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, वेट W2 अपान वॉल्यूम लीटर में आर टी बाई आई आएगा, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये लिखा हो M2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हम ये कहना चाहते हैं कि सॉल्वेंट के लिए जैसे हम यूज करते थे ए, और सॉल्यूट के लिए हम यूज करते हैं बी, ऐसे सॉल्वेंट के लिए कुछ किताबें यूज करती है 1, इसके लिए 2, जो ज़्यादा होगा सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा उसके लिए 1 यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, सॉल्यूट कम होता है उसके लिए बी या 2 यूज करते हैं, ठीक। इसका ऑप्शन क्या होगा W2/B RT बटे पाई, ऑप्शन नंबर बी, आइए। अच्छा, इन्होंने एक बात पूछा था कि प्लाट ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे ये देखिए
पाई बराबर होगा CRT। इन्होंने पूछा है कि ग्राफ बनाइए इसके रिस्पेक्ट में, पाई के रिस्पेक्ट में वर्सेस कंसंट्रेशन, पाई वर्सेस कंसंट्रेशन। तो ये देखिए यहाँ पाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे कंसंट्रेशन, ठीक। तो वाई पे क्या है पाई और एक्स पे क्या है कंसंट्रेशन। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर होता है वाई बाई एक्स, ठीक, पाई बाई सी। यही तो बताएगा किसके बारे में, आरटी के बारे में। किसके बारे में होगा आरटी, इसका जो भी स्लोप होगा किसके बारे में बताएगा, आरटी के बारे में, ठीक। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन लेंगे तो किसका स्लोप मिलेगा हमको, आरटी का। स्लोप बनाना सिखाया था मैंने भैया। वाई एक्सिस पे क्या है, स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होगा वाई बाई एक्स होता है, इसी को बोलते हैं tan थीटा, ठीक। तो वाई पे क्या है पाई है और एक्स पे क्या है ये कंसंट्रेशन है, ठीक। यही तो बताएगा किसके बारे में, ये tan थीटा होगा, यही तो बताएगा आरटी के बारे में, ठीक। ये किसके बराबर होगा आरटी के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इन्होंने एक क्वेश्चन और लिखा है, आइसोटोनिक जो सोल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन मस्ट इनहेरिटेडली शेयर्ड विद सेम। मैंने कहा था अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन में मान लो ए है और आइसोटोनिक बी, बी से इनका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होता है, दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे आते हैं, इन्होंने कुछ और लिखा है, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन, एन एक्वा सोल्यूशन यूरिया कंटेन 6 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर, और इन्होंने लिखा है ग्लूकोज डिजॉल्व इन द मास ऑफ ग्लूकोज। चलिए यूरिया की बात कर लेते हैं, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, ठीक। 6 ग्राम यूरिया, यहाँ वेट दिया गया है 6 ग्राम, ठीक। वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, ठीक। यहाँ पे पूछा है व्हाट मास, वेट पूछा है और यहाँ भी वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का 60। यूरिया क्या होता है NH2, वो NH2। ग्लूकोज क्या होगा C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 180। इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 180। दोनों है, दोनों आइसोटोनिक है। अगर आइसोटोनिक है इसका मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे, पाई 1 बराबर पाई 2, मतलब मोलरिटी पहले का मोलरिटी दूसरे का। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं, पहले की मोलरिटी बराबर दूसरे की मोलरिटी। मोलरिटी को हम लिख सकते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। यहाँ पे लिख देंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम लीटर में। तो यहाँ वॉल्यूम देखिए दोनों जगह वॉल्यूम सेम है, यहाँ भी 1 लीटर यहाँ भी 1 लीटर। वॉल्यूम को काट दीजिए, यहाँ पे वेट दिया है कितना 6, मॉलिक्यूलर वेट 60 होगा बराबर, यहाँ पे वेट पूछा है मॉलिक्यूलर 180, ठीक। अगर इसको काटेंगे यहाँ से यहाँ 6 3 18, तो वेट आएगा 6 3 जा 18 ग्राम। समझ में आया। आइए, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भैया जब ऑस्मोसिस होती है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, ठीक। अब देखिए इन्होंने लिखा ड्यूरिंग द, यही क्वेश्चन 2 बार आ गया, 3 बार ले आया भैया ये क्वेश्चन। 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज एंड 1 मोलर सोल्यूशन यूरिया, ठीक। ये लिखे हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन यहाँ ग्लूकोज है और 0.1 मोलर सोल्यूशन है यूरिया का, ठीक। प्रेजेंट टू साइड, अच्छा यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है, इन्होंने पूछा है, अच्छा इक्वल हाइट पे रखे गए हैं। तो इन्होंने पूछा है कि देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। भैया दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, देयर इज नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। समझ में आया। ऑस्मोटिक प्रेशर भैया किस पर डिपेंड करे, मोलरिटी, तो मोलरिटी जब दोनों की मोलरिटी सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा।
आइए, इन्होंने पूछा विच इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और आरएलबीपी, यही तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। अच्छा, ब्लड सेल दे रिटेन देयर नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल साइज शेप को मेंटेन कहाँ करेगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक। अच्छा, मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, अगर मोलैलिटी को हमने डबल कर दिया तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? हमने कहा था मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में डिपेंड करता है। तो मोलैलिटी चेंज करने से इसमें थोड़ी कोई चेंज आएगा, अनचेंज होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये। ये लिखा है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल, ये बता दे। एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक, एथाइलिन ग्लाइकॉल, ACH2 OH OH, ठीक। और कोई क्वेश्चन? ये तो बता दिया हूँ। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा। एक ये तो ये सब बता दिए हैं। आइए, आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।